हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी करूँगा योग। और ये योग काफ़ी लंबी होगी क्योंकि मैं ये योग बेसिक योग से शुरू करके कुछ कठिन योग भी करूँगा। तो इस प्रकार से ये योग काफ़ी लंबी होगी। तो आइए मैं योग शुरू करता हूँ। तो योग को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा शांत चित्त मुद्रा में बैठ जाना चाहिए। तो आइए हम कुछ देर शांत मुद्रा में बैठ जाते हैं। इस प्रकार की शांत मुद्रा में बैठने के लिए किसी 3 आसन में से एक आसन का उपयोग करेंगे। मैं अभी सुखासन अवस्था में बैठा हूँ। अगर आपको पद्मासन अच्छा लगे या सिद्धासन अच्छा लगे तो आप उन दोनों आसन अवस्था में भी बैठ सकते हैं। आपके हाथ की मुद्राएं क्रमशः मेरी और जैसी है वैसी होनी चाहिए। आप हाथ को चित या पट रख सकते हैं। चित या पट का मतलब है इस प्रकार या इस प्रकार। तो मैं अभी अपने हाथ को पट तरीके से रखा हुआ हूँ और आप अपनी उंगलियों को ज्ञान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, वरुण मुद्रा किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप रख सकते हैं। तो मैं अभी साधारणतः एक आराम अवस्था में बैठने की मुद्रा में हूँ और इस अवस्था में आपको कम से कम 5 मिनट तक बैठना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं इस आसन प्रक्रिया को थोड़ी ही देर के लिए करूँगा। और इस प्रकार से मैंने 1 से 2 मिनट तक आराम से शांत मुद्रा में बैठकर अपने इस सबसे फर्स्ट फेज ऑफ योगा को कर लिया है। यानी कि प्रारंभ अवस्था में हमें जो योग करनी थी वो मैंने कर लिया है। अब दूसरी योग की प्रक्रिया में मैं श्वसन की प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैं इसी अवस्था में बैठना पसंद करूँगा और फिर से मैं अपने हाथों को इस बार चित्त अवस्था में रखूँगा इस प्रकार से और अपनी हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा फैला लूँगा। आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा में अपनी हाथ की उंगलियों को फैला सकते हैं। और आप श्वसन की प्रक्रिया को स्लो गति से करेंगे। स्लो गति से करने के बाद आप फास्ट और मध्यम यानी कि तीव्र और मीडियम गति में भी कर सकते हैं। तो आइए अब श्वसन की प्रक्रिया को कर लेते हैं। ध्यान रखें आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर आपको यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं, तो आप इस प्रकार से घर में जो दीवार होता है उस दीवार का सहयोग ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से खुद को इस दीवार के सपोर्ट से अपने पीठ के रीढ़ की हड्डी को सीधी कर ली है। आप जब पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधी करेंगे तो कई इंसान और पुरुष स्त्री के कमर में थोड़ा गैप होता है तो कमर नहीं सटेगा, लेकिन कमर के निचला हिस्सा जहाँ पे उभार होता है, मेरुदंड की लास्ट पोजीशन होती है, वो पोजीशन आपका दीवार से टच करेगा। उसका पीठ का थोड़ा सा भाग मेरुदंड का ऊपर हिस्सा टच करेगा और आपके सिर का पिछला वाला हिस्सा टच करेगा। तो इस प्रकार से आप घर में खुद मेजरमेंट करके आप अपने कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ सकते हैं, जैसा कि मैं बैठ चुका हूँ। और अब मैं श्वसन की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करूंगा फिर से। आप देख सकते हैं मैं श्वसन की प्रक्रिया को कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा सवाल आपसे करूँगा कि आपको आपके अंदर यह जिज्ञासा जाग सकता है कि आप श्वसन की प्रक्रिया को सही से कर रहे हैं या नहीं।
तो इसकी भी अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। आप जब योगा करेंगे तो योगा के दौरान श्वसन प्रक्रिया में आपका शोल्डर यानी कि ये जो पोर्शन है ये अप और डाउन होगा, यानी कि जब आप श्वसन का एक्सहेल और इनहेल करेंगे यानी कि श्वास को अंदर और बाहर की ओर लेंगे तो ये शोल्डर आपका मूव करेगा। तो देखिए मैं कैसे अपने शोल्डर को मूव करता हूँ श्वसन प्रक्रिया के साथ। जब मैं इनहेल करता हूँ तो मेरा शोल्डर ऊपर की ओर आता है, एक्सहेल में ये नीचे की ओर जाएगा इस प्रकार से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सबसे पहले योगा का फर्स्ट फेज था कि हमें शांत अवस्था में बैठना था, जो मैं बैठ चुका था। उसके बाद दूसरी अवस्था थी कि हमें श्वसन की प्रक्रिया को पूरी करनी थी, जो मैंने करके दिखाया कि कैसे करना है आपको। अब मेरा बॉडी मुझे संकेत दे रहा है कि आप भैया बहुत देर तक सुखासन अवस्था में बैठ गए हो, अब आप अपनी अवस्था चयन करो, यानी कि सिद्धासन या पद्मासन अवस्था में बैठो। तो मैं पद्मासन अवस्था में बैठूंगा। पद्मासन अवस्था में बैठने के लिए मैं अपने पैर को इस प्रकार से कमल के फूल की भांति एक दूसरे के ऊपर स्थिर कर लूँगा। देख सकते हैं आप, ये कमल की पंखुड़ी की तरह होता है पैरों का पोजीशन, इसी वजह से इसे हम पद्मासन का नाम देते हैं। तो योगा में मुख्यतः 3 प्रकार का आसन है। योग शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि आप किस अवस्था में बैठ रहे हैं, आपकी शरीर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। आप अगर खड़े होकर कोई योग कर रहे हैं तो वो किस आसन से शुरू होगा, अगर बैठकर योग कर रहे हैं तो वो किस आसन से शुरू होगा। बैठकर करने वाली योग की क्रियाएं अक्सर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन बैठने के आसन से शुरू होती है। और इसमें और एक होता है कि उसको हम दंड आसन बोलते हैं। दंड आसन में बैठकर भी योगा शुरू करते हैं, जिसमें हम पैरों को आगे की ओर फैला देते हैं। और खड़े होकर जो भी योग करते हैं वो हम समासन में करते हैं। समासन में इस प्रकार से आराम से खड़े हो जाते हैं, पैरों को विश्राम मुद्रा में करके और अब दोनों हाथों को इस प्रकार से करके, तो इसलिए उसे सावधान और विश्राम कहते हैं। तो विश्राम में आप लोगों को पता है पैरों को फैला लेते हैं, सावधान में बिल्कुल पैर सामने होता है, तो सावधान से ही सम आसन बना हुआ है। तो दोस्तों अब मैं पद्मासन अवस्था में बैठ गया हूँ। तो मैंने 2 योगा की फर्स्ट प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। उसमें से था, ये सब बेसिक्स योग की क्रिया हैं। तो फर्स्ट में था मैं शांत सरल अवस्था में बैठकर आराम से अपने मन को तसल्ली दे रहा था और शांत चित्त अवस्था में बैठा था। दूसरी बार में मैं श्वसन की प्रक्रिया को आसानी से कर रहा था। अब मैं तीसरी अवस्था में श्वसन की प्रक्रिया को थोड़ा सा मंद और थोड़ा सा स्लो गति में करने की कोशिश करूंगा। तो आइए करते हैं। इस प्रकार से आप मंद गति से कर सकते हैं। अगर तीव्र गति से करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब करेंगे तो आपके शरीर का जो नासिका द्वार की रंध्र नलियाँ हैं, नासिका की रंध्र नलियाँ वो खुल जाएगी और आप फिर से श्वसन की प्रक्रिया को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं छोटा सा क्लिप ही दिखा रहा हूँ योगा का, क्योंकि योग की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, 1 घंटे की हो सकती है आज की योग की वीडियो। तो इस वजह से मैंने बहुत ही सरल तरीके से इन सब प्रक्रिया को कर लिया है। तो अब मैं फिर से आपको दोहरा के दिखाऊंगा कि शांत अवस्था में किस प्रकार से बैठते हैं, और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूअस श्वसन की प्रक्रिया को स्लो, मीडियम और फास्ट करूंगा। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया को इसमें इनहेल और एक्सहेल होगा, उसको मैं स्लो यानी कि वेरी लो मतलब कि फ्रीक्वेंटी के साथ करूँगा। स्लो मतलब कि काफ़ी धीमे तरीके से, धीमी, और उसके बाद मध्यम, उसके बाद फास्ट यानी कि तेज़ गति से, यानी कि तीव्र गति से करूँगा। तो आइए सबसे पहले शांत चित्त अवस्था में बैठ जाते हैं। मैं इस योग की प्रक्रिया को दोहरा रहा हूँ ताकि
इसको आप बार बार देखकर सीख जाएं। कई बार लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता, इस वजह से। और दूसरी बात, मैंने अपनी अवस्था भी अभी चेंज की है, पद्मासन अवस्था में बैठा हूँ, तो इस वजह से मैं पद्मासन अवस्था में फिर से उस योग की प्रक्रिया को दोहराऊंगा। आप चाहे तो अपनी आंखें खोलकर भी शांत अवस्था में बैठ सकते हैं, लेकिन हम आंख अक्सर बंद इसलिए करते हैं ध्यान अवस्था में ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो और मैं दाएं और बाएं ना देखूं। तो इस वजह से इस प्रकार से इधर उधर आपकी नज़र जा सकती है। तो आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए। कई बार लोग खुले आंख में भी ध्यान कर लेते हैं, तो वैसे ही इंसान बहुत कम होता है जो खुले आंखों से भी ध्यान केंद्रित कर सके। तो अब मैं शांत अवस्था में काफ़ी देर तक बैठ चुका था, तो आइए अब मैं श्वसन की प्रक्रिया को कर लेता हूँ। ये स्लो गति से था, यानी कि धीमी गति से मेरी श्वसन की प्रक्रिया थी। अब मैं इसको मध्यम गति से मिडिल स्पीड में करूँगा। तो इस प्रकार से मैंने अभी इसे मीडियम गति से पूरा कर लिया है। अब मैं इसे
स्लो गति से करूँगा। सॉरी, स्लो तो कर लिया था मैंने, मीडियम भी कर लिया हूँ। अब इसे मैं फास्ट तरीके से करूँगा। इस प्रकार से आप फास्ट गति से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने पद्मासन अवस्था में भी योग की 2 क्रिया को दिखा दिया है। फर्स्ट फेज था आराम से बैठना शांतचित्त मुद्रा में। दूसरी अवस्था थी श्वसन की प्रक्रियाओं के साथ खेलना, यानी कि एक तरह से प्लेइंग विद एक्सहेल एंड इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। तो इस प्रकार से अब मेरी श्वसन की भी प्रक्रिया हो गई है पूरी। और श्वसन की प्रक्रिया पे हमेशा इंसान को इसलिए जोर देना चाहिए, खास करके योगा में जब हम प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं उस वक्त, क्योंकि हमारा जीवन का दारोमदार श्वास पे ही टिका हुआ है। अगर सबसे मूल चीज़ श्वास है, अगर श्वास नहीं चलेगी तो इंसान की मौत हो जाती है तुरंत। तो सारा दारोमदार इंसान का, आपके स्वस्थ शरीर का, आपके श्वास पर निर्भर करता है। तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ श्वास पर भी ध्यान दीजिए और श्वास की प्रक्रिया को करते रहिए। तो इस प्रकार से अभी मैंने 2 योग की प्रक्रिया को कर लिया है। तो अब हम योग की तीसरी प्रक्रिया को करेंगे, जिसे हम कपालभाति बोलते हैं। तो आइए, कपालभाति में हम लोग अपने शरीर के ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसमें श्वसन को अंदर नहीं लेना है, बल्कि बाहर ही छोड़ने की कोशिश करना है, जिसके फलस्वरूप श्वसन अपने आप आपके अंदर जाएगा। फिर तो इसमें भी एक्सहेल इनहेल होता है, लेकिन ये प्रक्रिया होता है कि हम अपने श्वास को बाहर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने पर जोर देते हैं। तो आइए, इस अवस्था को मैं इसी सुखासन अवस्था में करना पसंद करूँगा। इसे भी आप 3 अवस्था में कर सकते हैं, फास्ट, मंद और जिसे धीमी बोलते हैं, फास्ट, मंद और तीव्र गति से। तो अब मैं कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैं आराम से कपालभाति की योग की प्रक्रिया को कर रहा हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा स्पीड करूँगा, उसके बाद और भी स्पीड कर दूंगा, यानी कि मंद, तीव्र और मध्यम गति में। ये आपकी मंद हो गई। अब मैं इसे मध्यम गति में करूँगा। ये मध्यम हो गई। अब इसे मैं तीव्र गति में करूँगा। तो इस प्रकार से आप कपालभाति की योग की प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। तो अब इस अवस्था में बैठते बैठते कई बार शरीर अकड़ जाता है, तो मेरा पैर भी अकड़ चुका है। तो अब मैं पद्मासन अवस्था से फिर से मैं अब सुखासन अवस्था में बैठ जाऊंगा और अपने पैरों को आराम देने के लिए थोड़ा सा उंगलियों को इस प्रकार से आगे की ओर मोड़ूंगा। आलू छिल जाए ना, तो जब तक आटा तुम बनाओगे, डो गूंथोगे, तब तक उसमें क्या होता है कि उसमें पानी में सीझने के लिए चढ़ा देना वो आलू। बस थोड़ा सा ही स्टीम होगा आलू और हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं अपनी योग की प्रक्रिया में अपने पैरों को थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ, क्योंकि योग करते करते पैर पकड़ जाता है थोड़ा सा। नमक डाल देना, जल्दी हो जाएगा स्टीम। हाँ, उसको धोना मत, उसमें सरसों है ऑलरेडी। हाँ, बस आलू धो के और पानी डाल देना। वो बर्तन मत धोना उसका जिसमें सरसों था कल।
अच्छा सा उसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपना योग का तीसरा प्रक्रिया पूरा कर लिया है। और योग करते करते थोड़ा सा बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इधर खाना भी बन रहा है, तो अभी हम लोग खाएंगे भी। और मैं खाने की बात करूँ तो अभी खाने की बात थोड़ा सा कर लेता हूँ कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। और योगा जब मैं पढ़ाई कर रहा था योगा में, तो उसमें 3 प्रकार का भोजन बताया गया था, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो वहाँ पे जो योगा टीचर थे उन्होंने बताया था कि सात्विक भोजन पर लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, सात्विक भोजन पर 100% में 1% लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट लाइफ में जीते हैं, काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो एकांतवास में निर्वासन में रह रहे हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सात्विक भोजन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब मैं तामसिक और राजसिक के बारे में बात करूँगा। तो राजसिक भोजन सही है, लेकिन ये हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों, बड़े बड़े पहलवानों, उनके लिए राजसिक भोजन काफ़ी उचित होता है, ताकि वो गोल्ड मेडल ला सके ओलंपिक से और क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर सके। और सबसे घटिया और ख़राब भोजन होता है तामसिक, क्योंकि तामसिक भोजन बासी, बचा हुआ, दरिद्र खाना होता है, जो दुर्भाग्यवश हमारे देश में गरीबों को खाना पड़ता है। कई बार आप स्लम्स एरिया में देख सकते हैं। और इनके अलावा जो हमारे रोड साइड, मेट्रो साइड, रेलवे में रहते हैं, और कई बार जो विक्षिप्त होते हैं, पागल होते हैं, वो तामसिक भोजन को कर रहे होते हैं। यानी कि सबसे सड़ा गला और घटिया भोजन को तामसिक भोजन बोलते हैं। और ये बासी होता है, तो सड़ा गला ही सिर्फ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे उड़ीसा और बिहार, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में बासी भात बहुत ही चाव से खाया जाता है। और कई बार इसका साइंटिफिक रीज़न भी निकला है कि ये शरीर के लिए ठीक होता है। लेकिन उस प्रकार के बासी भोजन को जो रात में बनाते हैं, सुबह खाते हैं और पानी वगैरह डाल के रख देते हैं, तो उसे तामसिक भोजन में लाया गया है और ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसे सही नहीं माना गया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को कई बार अपवाद समझ के इस पर अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, और मैं अपने चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूँ, क्योंकि दुनिया में कई चीज़ें बहुत सारी अपवाद होती है। तो अभी मैं खाने की बात कर रहा था, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। तो आज मैं खाने में कद्दू के पत्ते की सब्ज़ी और आलू मिक्स करके बनाऊंगा, जो कि सात्विक भोजन होगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सात्विक भोजन क्या होता है। जो सात्विक भोजन योग करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो वैष्णव मत से होते हैं, शैव संप्रदाय से होते हैं, वो भी सात्विक भोजन का ग्रहण करते हैं। और ख़ास करके सात्विक भोजन का अगर आपको उदाहरण देखना हो तो आपको इस्कॉन मंदिर जाना चाहिए, वहाँ सात्विक भोजन होता है। तो सात्विक भोजन में भी बहुत सारा अंतर है। सात्विक भोजन में तो यहाँ तक लिखा गया है कि सूर्य की रोशनी में पकाए गए भोजन को करें, लेकिन ये तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य की रोशनी में पके हुए पपीते, फल इत्यादि को खा सकते हैं। तो ये सब सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन निरामिष होता है, इसमें प्याज, लहसुन, तेल, इन सब की मात्रा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। हाँ, घी थोड़ी बहुत होती है। तो इस प्रकार से सात्विक भोजन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तामसिक भोजन का ग्रहण करने से बचें, क्योंकि तामसिक बचा हुआ बासी भोजन होता है, एक प्रकार से सड़ा गला और बहुत ही अलग तरीके का। लेकिन हाँ, राजसिक भोजन में आपका फ्रेश भोजन होता है, लेकिन उसमें सब कुछ आता है, नॉन वेज, वेज, यानी कि वेज में डीप फ्राई किए हुए सब्जी और चिकन वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि ये खाना उनको पड़ता है राजा रजवाड़ों को, इसलिए इसका नाम राजसिक है। जो पहले शिकार में जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, तो अभी वर्तमान में राजा तो है नहीं, तो यहाँ पे खिलाड़ी है जो कि अपने शरीर को बलिष्ठ बनाएंगे, तभी वो देश के लिए मेडल और गोल्ड जीत पाएंगे। तो इस प्रकार से राजसिक भोजन खिलाड़ियों, पहलवानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो भोजन को 3 वर्गों में रखा गया है योगा में। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का भोजन आपके लिए सूटेबल है, तो आप हमारे योग की पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन प्रकार के भोजनों को आप अच्छी प्रकार से पहले समझ लीजिए, और फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको तामसिक तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि इसका समर्थन मैं भी नहीं करूँगा। तो राजसिक और सात्विक में आपको चुनना है। अगर आप चटोर नहीं है तो सात्विक से सर्वाइव कर सकते हैं। और सात्विक लोगों की आयु सबसे ज़्यादा पृथ्वी में होती है, वो सबसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। और राजसिक वाले
कभी भी किसी भी अनायास घटना से उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फूड खाते हैं। उनकी रक्तचाप भी कभी बढ़ सकती है, कभी बहुत घट सकती है। लेकिन तामसिक भोजन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उसकी मौत कभी भी हो सकती है, और वही तामसिक भोजन वाले सबसे कम जीते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज योगा के भोजन के बारे में भी आपको बता दिया। तो बात करते करते पता नहीं कब कितना समय हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अब फिर से मैं बैठ गया हूँ। अब इस अवस्था में बैठने के बाद मैं अब योग की दूसरी प्रक्रियाओं को दोहराना पसंद करूँगा। तो आइए, सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने प्रे नहीं किया है योगा करने से पहले। तो सबसे पहले प्रे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम कंफर्टेबल हो गए हैं योगा जोन में जाने के लिए। तो अब मैं प्रे कर लूँगा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मानांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये योग की एक प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना ये भी है, अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत प्रदान करो। तो इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद अब मैं योग में ओम ध्वनि का उच्चारण करूँगा और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करूँगा। इस प्रकार से मैंने 3 बार योग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, और अब मैं योग में ओम उच्चारण के बाद गायत्री मंत्र का जाप करूंगा। तो गायत्री मंत्र के जाप के लिए मैं इस प्रकार से अपने हथेलियों को यहाँ पर रखूंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं इसको दूसरे सुर में करूँगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं तीसरे सुर में करूँगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और खुद को ऊर्जा से प्रेरित कर सकते हैं। आप अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह करें इस प्रकार से।
अब मेरा ये गायत्री मंत्र का उच्चारण पूरा हो गया है। तो अब मैं अनुलोम विलोम की योग प्रक्रिया को करूँगा। तो अनुलोम विलोम योग प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले मैं अपने हाथों को इस प्रकार से आगे फैला लूँगा और अपने हाथ की दोनों उंगलियों को, अंगुष्ठ और कनिष्ठ को इस प्रकार से रखूँगा और इसको बारी बारी से एक्सहेल और इनहेल करूँगा। श्वास को अंदर की ओर लूँगा और बाहर की ओर छोड़ूंगा। अब मैं इसी प्रक्रिया को इस हाथ के सहयोग से दोहराऊंगा। तो इस प्रकार से मैंने अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, आज की योग की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि अब मैं इंग्लिश वर्जन में इसी योगा की कुछ योग प्रक्रिया को करूंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।